जब प्रधानमंत्री के द्वारा गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की गई थी। याद होगा वो ट्वीट जिस पर हमने सेशन भी किया था। हमने आपको बताया भी था कि 500 से अधिक जो ह्यूमैनिटेरियन मतलब अधिक लोग जो लोग हैं वो अस्पताल के अंदर मारे गए। इस पर प्रधानमंत्री के द्वारा डीप कंडोलेंसेस जारी की गई थी और कहा गया था कि जिम्मेदारों को पूरी तरह सजा मिलनी चाहिए। यह हमारा एक मतलब सेशन भी इस पर हमने प्रॉपर तरीके से किया है। इसके बाद भारत ने मानवीय सहायता भेजने का काम शुरू किया। खबरें आना शुरू हुई कि भारत अब तक $30 मिलियन भेज चुका है जब से फिलिस्तीन बना है। लोगों के दिमाग में सवाल आता, उसी बीच में एक अटल जी का वीडियो वायरल हो गया और वो अटल जी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि आक्रमणकारी फलों का उपभोग कर रहे हैं, हमें यह संबंध बर्दाश्त नहीं है। जो नियम हम पर लागू होता है वो औरों पर भी लागू होता है। अरबों की जमीन खाली होनी चाहिए। कौन से अरबों की जमीन? जो फिलिस्तीन है, अटल जी उसे अरबों का कह रहे हैं। बोले वो जगह खाली होनी चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को रूस ने और अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन इसका हल निकालना होगा। फिलिस्तीन के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसे रोकना होगा। अटल जी का एक पुराना वीडियो है जनता पार्टी की सरकार के समय का, इमरजेंसी के बाद की सरकार का, वो मार्केट में वायरल हो गया। जब अटल जी का वीडियो वायरल हुआ तो इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां आने लगी। क्या आने लगी कि बोले अटल जी ने इस तरह की बात बोली है, इसका मतलब भाई अटल जी भारत के पहले मतलब एक तरह से कहिए कि बीजेपी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से पहले प्रधानमंत्री थे। और जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनका जो स्टैंड था फिलिस्तीन को लेकर के, क्या वो अब बदल गया है? क्योंकि अब जितने भी जगह पर अपन चर्चा सुनते हैं वहां सुनते हैं इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तो ये स्टैंड में परिवर्तन क्यों आया? अटल जी की बातों को क्या लोग नहीं मान रहे हैं क्या? 1977 का यह वीडियो है जब वो भारत के विदेश मंत्री बने थे और उस समय इस तरह की बातें उन्होंने कही तो भाई लोगों के मन में बड़ी क्यूरोसिटी जगना शुरू हुई। इसी बीच में फिर आकर के खबर आती है कि भारत मदद भेज दे रहा है। तो ये सारी चीजें, मदद की तस्वीरें हिंडन एयरपोर्ट से जाती हुई दिखाई देती हैं। बहुत सारे सवाल आने शुरू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत का स्टैंड कैसे परिवर्तित हुआ, आज का सेशन बहुत मायना रखेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जब भारत ने, अब हमने आजादी प्राप्त की, लेकिन आजादी से पहले दुनिया का रुख हम बहुत अच्छे से देख रहे थे। गांधी जी जिस समय यह तय कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ रहना है। अब देखिए बड़ा ही आयरनिक स्टैंड था इंडिया का। अगर आप इसको थोड़ा सा आप पहचानेंगे तो आपको आधुनिक भारत के इतिहास से भी बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। क्या लर्निंग्स हैं? जब देश आजादी की राह पर आगे बढ़ रहा था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बड़ी टिपिकल कंडीशन क्रिएट हुई 1939 से लेके 45 के बीच में कि भारत अंग्रेजों के साथ रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ रहे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भाई हमें आजादी अंग्रेजों से चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया के कई देश लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम एकदम आज की तरह से प्लस माइनस करके बात करें कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ हमें भी लड़ना है और अंग्रेज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अंग्रेज जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं अगर हम उनकी तरफ हो जाएं तो अंग्रेजों के खिलाफ हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहा था? जापान था, जर्मनी था, ये वो देश थे जो कि बहुत ताकतवर थे। इटली थे, मुसोलिनी, हिटलर, ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। टेक्निकली हमें होना चाहिए था उन लोगों की तरफ कि चलो भाई अंग्रेजों को भगाते हैं और अपने यहां पर जीत दर्ज कराते हैं। लेकिन गांधी जी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक काम किया और वो क्या था? गांधी जी ने कहा देखो अभी अंग्रेज हमारे यहां पर कमजोर हो चुके हैं। कहां पर कमजोर हो चुके हैं? इंडिया में। और हमसे यह ऑलरेडी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होगा हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। कुछ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ठीक है हम चले जाएंगे, आप ही लोगों को शासन दे देंगे और कुछ नहीं, तो आप लोगों को जो चीजें चाहिए आपको उस तरीके से डोमिनियन स्टेटस करके हम चीजें दे देंगे। डर यह था कि अगर गलती से हमने अंग्रेजों की खिलाफत में उनका साथ दे दिया, जो नाजी हैं, हिटलर हैं, उनका अगर हमने साथ दे दिया तो हम एक गुलामी से बाहर निकलेंगे और दूसरी गुलामी के अंडर में चले जाएंगे और ऐसे आदमी की गुलामी में चले जाएंगे जो कि नस्लों को मिटाने की बात करता है। तो अच्छा है कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है, हम इसको समझने में इतना समय लगा चुके हैं तो इसको भगाते हैं पहले, ठीक है? अच्छा, लेकिन भारत उस दौर में एक और संघर्ष देख रहा था। वो क्या था? जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की मांग अंग्रेजों के सामने रख रही थी। अब देखो अंग्रेजों से पहले ही दुनिया में अपना साम्राज्य छिनता हुआ जा रहा था। भले ही वो युद्ध जीत रहे थे लेकिन इतने कमजोर हो रहे थे कि उन्हें लगता था कि अगर हमें इंडिया में बचे रहना है तो बस इज्जत के लिए बचे रहना है। खाली हो लिया था सारा की सारा अकाउंट। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर एक अलग देश की मांग कर रही थी और मुसलमानों के लिए अलग देश बने, यह जिन्ना की मांग थी। और वो उस समय
जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों से मतलब भारत के जो उस समय के नेता थे वो अंग्रेजों को भगाने की कोशिशें कर रहे थे, मुस्लिम लीग अंग्रेजों पर प्रेशर ये डाल रही थी कि हम आपका युद्ध में समर्थन तभी करेंगे जब आप यह आश्वासन दोगे कि हमारे लिए एक अलग देश बनाओगे। यानी एक प्रकार से उस दौर में जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था, भारत की राजनीतिक पार्टी भी अपने अपने लेवल पर अंग्रेजों से शर्तें मनवाने लगी हुई थी। उसी दौर में भारत को यह जब पता चला कि भाई देखिए, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की चर्चाएं सबके बीच में निकल के आती हैं, तो आपने अगर नोटिस किया हो कि भारत ने जब अंग्रेजों के समय कंडीशंस रखी कि हमें यह सब चाहिए, तो भारत को यह अच्छे से पता था कि दुनिया के और देशों में क्या चल रहा है, क्योंकि हिटलर के द्वारा यहूदियों का बड़ी मतलब बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा था और उसी कारण मानिए कि युद्ध भी बहुत तेजी से भड़का था। यहूदियों का जब कत्लेआम हिटलर के द्वारा चल रहा था तो उस समय एक बात निकलकर यह आई कि अंग्रेजों ने यहूदियों से वादा कर दिया है कि आप लोगों के लिए एक अलग देश हम देंगे। अब अलग देश आपको देंगे, यह देश दिया कहां जाएगा, तो यरूशलेम के आसपास दिया जाएगा। यरूशलेम में तो ऑलरेडी फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, यानी उसके आसपास के क्षेत्रों में तो ऑलरेडी फिलिस्तीनी, यरूशलेम तो फिलिस्तीन का ही था। तो अंग्रेज एक जगह की परेशानी को दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी को यह बात रिलेट करने के लिए बहुत मौका मिला। क्या मौका मिला कि क्यों ना हम यहां पर एक पॉइंट रेज करें कि जिस प्रकार से अंग्रेजों का ब्रिटेन है, फ्रांसीसियों का फ्रांस है, ऐसे अरबियों का फिलिस्तीन है। क्योंकि हम अपने आप से चीजें रिलेट करना चाहते थे कि भारतीयों का भारत है, हम यह कहना चाहते थे कि यह अंग्रेजों का नहीं है, तुम बाहर भागो, अब यह भारतीयों का है तो भारत मिले। ऐसी स्थिति में भारत ब्रिटिशर्स के उस स्टैंड का उस समय विरोध कर रहा था कि आप यहूदियों को फिलिस्तीन की जगह छीनकर क्यों दे रहे हो। यानी इनिशियल स्टेज पर अगर हम बात करें, जब इजराइल की स्थापना की बातें हो रही थी, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने जो माहौल बनाया हुआ था कि यहूदियों को एक देश देंगे, भारत उस समय भी अपना स्टैंड गांधी जी की मदद से यह रख चुका था, या गांधी जी रख चुके थे कि भैया इजराइलियों के लिए अलग देश फिलिस्तीन से तो नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन तो अरबियों का देश है, उनका ही होना चाहिए। तो यह गांधी जी का मत था। ठीक है साहब, एक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने बकायदा हरिजन नामक जो उनकी पत्रिका थी उसमें यह बात लिखी भी कि फिलिस्तीन उसी तरह अरबी लोगों का देश है जैसे अंग्रेजों का इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का फ्रांस है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और कास्ट मैटर्स किताब लिखने वाले सूरज येंगदे ने इस बात के बारे में यह भी कहा है कि उन्होंने बकायदा इस बात को क्लियर किया कि अरब और यहूदियों के बीच जो दूरी है वो इजराइल नाम के नए देश बनने से और बढ़ेगी। खुद ईसाई यहूदियों को अछूत की तरह ट्रीट करते हैं और ये लोग इनके लिए अलग देश देकर के अपनी परेशानी दूसरे की तरफ डालने की बातें कर रहे हैं। ठीक है साहब। हालांकि यह बात भी रिसर्चर्स का मानना है कि हरिजन के अंदर जो यहूदियों पर बातें गांधी जी ने लिखी थी, असल मायने में उन्हें भी यहूदियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसा कई रिसर्चर्स का, आज के समय के रिसर्चर्स का मानना है। चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? भारत की आजादी हुई, संयुक्त राष्ट्र के अंदर फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव आया। अब भाई भारत आजाद हो गया। भारत की आजादी से एक दिन पहले पाकिस्तान अपनी मांगे मना के बैठ गया। धर्म के आधार पर एक देश का विभाजन भारत में हो चुका था। इसी बीच के अंदर फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव भी यूएन में पहुंच गया। अब देखिए, यूएन में वीटो पावर लेकर के तो ये सब जीती हुई ताकतें बैठी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में भारत ने अरब देशों के साथ बंटवारे के खिलाफ वोट किया कि बोले भाई नहीं, क्योंकि हम अपने ही बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं, हम दूसरे देश के बंटवारे की बात कैसे कर लें, क्योंकि अब तक फिलिस्तीन के अंदर कुछ यहूदी आकर बसने शुरू हो गए थे एज पर ब्रिटिशर्स की चाहत। ठीक है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का फॉर्म भर दिया। भारत ने इसका भी विरोध किया कि बोले भाई हमको अलाउड नहीं है। 1950 के आते आते भारत का रुख नरम पड़ने लगा और हमने इजराइल को भी बतौर राष्ट्र मान्यता दे दी। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात थी, हमने उन्हें मान्यता कब दी? हमने उन्हें मान्यता तब दी जब हमने यह देख लिया कि कई मुस्लिम राष्ट्र जैसे तुर्की और ईरान भी इजराइल को मान्यता दे चुके थे। और दूसरी बड़ी बात, हम लोग नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका और रशिया के खिलाफ चलें। ये दोनों लोग मान्यता दे दिए, चलो हम भी मान्यता दे देते हैं। इजराइल के प्रति भारत का शुरुआती जो रुख था वो बड़ा ही कठोर था। अच्छा, एक इसके पीछे की कहानी और भी है, और वो कहानी क्या है? जब जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत में गांधी जी को अपने पक्ष में लोग करने होते थे, तब पहले भी एक बार आपने देखा होगा खिलाफत आंदोलन के समय भी उन्होंने मुस्लिमों की सहायता लेने की कोशिश की थी। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी का जो खिलाफत आंदोलन था वो एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति था, यानी कि उन मुद्दों पर मतलब इस बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के मत हैं। अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज निकल कर आती है
कि गांधी जी ने यह स्वीकार किया था कि भाई अगर मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति है कि मुसलमान को वोट देगा, इसकी कंडीशनिंग यह हुई थी कि मुसलमान को वोट देके सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो मानी ही इस कंडीशन पे थी कांग्रेस ने तत्कालीन समय पर, गांधी जी के समय पर, कि यदि मुसलमान गांधी जी के आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ सहायता देंगे और खिलाफत आंदोलन का सहायता मिलेगी। तो खिलाफत आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया उसमें मुसलमानों का सपोर्ट अंग्रेजों के खिलाफ मिलने के पीछे सेपरेट इलेक्टोरेट को मान्यता देना था। इसलिए कई लोग यह कहते भी हैं कि गांधी जी का यदि सेपरेट इलेक्टोरेट को मान्यता देने का काम ना किया होता तो संभवतः देश का विभाजन ना हुआ होता। खैर, इतिहास में हर चीज के कई मायने होते हैं, हम अभी उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा आगे आते हैं। भारत ने उस समय पर भारत और मतलब फिलिस्तीन और इजराइल के विभाजन का मना किया और बोले साहब अपन लोग इस चीज पर लागू नहीं होते, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जब सब देशों ने मान्यता देना शुरू किया तो हमने भी दे दिया कि चलो ठीक है। धीरे धीरे भारत और इजराइल की दोस्ती जो है वो मजबूती की तरफ बढ़ने लगी और मजबूती की तरफ बढ़ते बढ़ते जब 1962 और 65 के जब युद्ध हुए तब भारत ने अपनी तरफ से इजराइल से वेपन्स मांगे और जैसे ही वेपन्स मांगे इन्होंने हमें तुरंत वेपन्स पकड़ाए, इससे हमारी दोस्ती और बढ़ गई। अच्छा, अब गांधी जी के विचार लेकर के ही नेहरू जी सरकार चला रहे थे। ऐसी स्थिति में नेहरू जी और शास्त्री जी भी इजराइल को इस मदद के लिए तो धन्यवाद बोलते थे, लेकिन इंटरनली हम उसके समर्थक नहीं थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भी यहूदी देश बनाने के खिलाफ ही थे। मतलब एक प्रकार से उनका मत यह था कि यहूदियों का देश ना हो और अगर हो तो वो फिलिस्तीन को तोड़कर ना बनाया जाए। अच्छा, ये उस समय की राजनीति को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने से कई व्यवधान होते हैं। जैसे आप आज के समय पर उस चीज को देखेंगे तो हो सकता है इतिहास को आज के अनुभव से देखकर आप कोई चूक कर जाएं। क्यों कर जाएं? क्योंकि उस समय की समय काल परिस्थितियां अलग थी। भारत का आज का स्टैंड अलग है, स्थितियां बदलती हैं और भारत के स्टैंड कैसे बदले वो भी हम बताएंगे। तो नेहरू जी ने फिलिस्तीन को तोड़कर अलग यहूदी देश बनाने के खिलाफ ही अपना मत रखा। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस में लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे हैं अर्जुन सेन गुप्ता। उनके अनुसार इजराइल को लेकर नेहरू जी का विचार उन्हें गांधी से विरासत में मिला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू यहूदियों की पीड़ा के साथ सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन फिलिस्तीन को तोड़कर अलग देश बनाने के समर्थन में नहीं थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में फिलिस्तीन के अंदर ही मुस्लिम और समुदाय यहूदी एक साथ रहें, इसके लिए इन्होंने एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिए जाने की बात की, ऑटोनॉमस स्टेट। जैसे अभी आपको मालूम हो तो चीन के सामने हांगकांग जैसे रहता है, उस तरीके से बोले ऐसा बना दो और इस प्रकार से ये दोनों लोग साथ रह लेंगे। एक प्रकार से नेहरू जी भी जो हैं वो फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ थे और संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की एंट्री के खिलाफ भी उन्होंने वोट दिया था। ये तस्वीरें हैं 1960 के वक्त की, जिस समय नेहरू जी ने फिलिस्तीनियों के नेताओं के साथ मिलकर के बातचीत की थी। उस समय पर भारत लगातार मुसलमानों के मन में यह भाव देना चाहता था कि भैया तुम लोग हमसे अलग क्यों होकर जा रहे हो, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम तुम्हारे हर मत का साथ देते हैं। देखिए, गांधी जी ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट पर साथ दिया, मुसलमानों की मांगे मानी, उस समय पर धीरे धीरे कांग्रेस अपनी इस इमेज को बनाने का प्रयास कर रही थी कि मुस्लिम जितने भी हैं जो देश के विभाजन में मुस्लिम लीग के साथ अलग देश की मांग कर रहे हैं, उन्हें यह बताया जाए कि भारत सबका है, सर्वधर्म संभाव है, भारत ना केवल हिंदू बल्कि मुसलमान। इसीलिए हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जितने भी प्रकार के धर्म पंथ मान्यताएं हैं सबके लिए एक देश बना रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे मुद्दों पर जब हमारे देश के अंदर रहने वाले जो अन्य मतावलंबी, धर्मावलंबी हैं, उनके कोई मुद्दे आते थे तो भारत उन पर बड़ा सेक्युलर प्रकार का रुख अपनाता था। और सेक्युलर रुख में वोट बैंक की राजनीति छुपी होती है, यह आपने पहले भी देखा है और इसी कारण तुष्टीकरण के कारण ही उनका विरोध भी हुआ है। वोट बैंक कैसे? यहूदियों की संख्या आज जाकर के भारत में 8000 है, उससे क्या वोट बैंक बनता? लेकिन मुसलमान तो अपना अलग देश बनाकर चले गए थे। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक अच्छा भाव बना रहे, भारत धर्म के आधार पर यह दिखता रहे कि हम उनके साथ हैं। यही कारण है कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो जो मुसलमान जा रहे थे ठीक है, बाकी जो लोग यहां रुक गए उनके लिए भी कहा गया आपका तो अपना देश है। और आज आप देख लीजिए कि मतलब जो पॉपुलेशन है वो जितनी पाकिस्तान में है लगभग उसके बराबर ही पॉपुलेशन इंडिया में मुसलमानों की है। यानी कि अपने आप में एक देश जो धर्म के आधार पर बना था। भारत बार बार यही कह रहा था कि हम तो पंथ निरपेक्ष हैं, हमारे यहां सब लोग आजादी के साथ रह सकते हैं। ठीक है, और यही कारण था कि नेहरू जी इसी लाइन को आगे मानते हुए चल रहे थे और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए बढ़ रहे थे। 13 नवंबर 1974 का दिन,
संयुक्त राष्ट्र महासभा में यासर अराफात, जो कि फिलिस्तीन के एक तरह से समझिए कि प्रवक्ता बनकर गए थे, नेता बनकर के गए थे, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के प्रमुख के रूप में गए और वहां जाके जब बात बोलने लगे तो उन्होंने अपने भाषण में एक लाइन बोली कि मेरे एक हाथ में जैतून की साख है, ऑलिव स्टिक है, और दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों की बंदूक लिए हुए फौज है। मेरे हाथ से इस जैतून की साख को मत गिरने देना। अर्थात मतलब उनका आसान भाषा में यह था कि यदि मैंने ये स्टिक गिरा दी तो लोग बंदूकें उठा लेंगे और बंदूक से आतंक का जन्म होगा। अच्छा, भारत हमेशा अपनी एक इमेज बनाकर और चला है, और वो कैसी इमेज है? शांति प्रिय देश। शांति प्रिय देश में यासर अराफात जब यहां पर अपनी बातें रख रहे थे तो दुनिया को एक तरह से यह कह रहे थे कि यदि आप लोग हमारे खिलाफ खड़े रहेंगे तो हम बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक तरह से यूएन में यासर अराफात दुनिया को बता रहे थे कि बंदूक भी है हमारे पास, मजबूर मत करिए। इसका मतलब सीधा था कि उनको अपने हथियार उठाने के लिए कोई मजबूर ना करे और उन्हें उसी स्थिति में मान ले। दुनिया भर में यह भाषण बहुत सुर्खियां बटोरा। भारत तो एकदम गदगदा गया कि देखिए कितनी गजब बात है। और ऐसी स्थिति में जो पीएलओ है यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यासर अराफात का जो संगठन है, उसे संयुक्त राष्ट्र के अंदर ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया गया। भारत के द्वारा उनका बहुत सम्मान किया गया। ऑब्जर्वर स्टेटस का यासर अराफात जो फिलिस्तीन के नेता थे उनका सम्मान किया गया। ऐसा करके भारत पहला गैर अरब देश बन गया। उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने यासर अराफात का, ये थे वो यासर अराफात, इनका समर्थन करके दुनिया में अपनी ये इमेज भेजी गैर अरब मुल्क के नाम पर कि हम भी मुसलमानों के लिए, अरब लोगों के लिए जो फिलिस्तीन है उसमें फिलिस्तीनियों के साथ हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि इजराइल को अब तक भारत की तरफ से कोई भी हाथ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इंदिरा गांधी जी इसी ग्रुप को लेकर एक बड़ा फैसला करती हैं और फिलिस्तीन के लोगों की मुखिया के रूप में पीएलओ को मान्यता दे देती हैं कि यासर अराफात फिलिस्तीन के नेता हैं। भारत के द्वारा अधिकारियों और नेताओं को फिलिस्तीन के किसी भी मुद्दे पर कोई बात होती थी तो सीधा पीएलओ के साथ ही बात की जाती थी। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन की तरफ से इस पीएलओ को भारत में दफ्तर खोलने की भी इजाजत दे दी गई कि भाई किसी को भी फिलिस्तीन की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से आइए, भारत में अपना ऑफिस खोलिए और यहां पर बढ़िया तरीके से रहिए, कोई बात नहीं साहब। इतने ही बाद में तुरंत आ जाती है इमरजेंसी। भारत में बड़ी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अनस्टेबिलिटी के साथ साथ देश के अंदर इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी आती है तो इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरती है। इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरने पर फिर जनता पार्टी की सरकार आती है। जनता पार्टी की तरफ से जब सरकार बनी तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण का एक हिस्सा इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो इजराइल के कब्जे वाले जो फिलिस्तीन वाला जो क्षेत्र है उसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भी फिलिस्तीन के हित की बात कर रहे हैं, यानी फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ हैं। यूएन के अंदर भी भारत के मत को स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहूदियों के साथ सिंपैथी रखते हैं, लेकिन फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है उस फिलिस्तीन के क्षेत्र पर किसी और के कब्जे का हम समर्थन नहीं करते। अब चूंकि दो देश आपस में मान चुके हैं कि ये एक देश है तो हम देश के रूप में मान्यता देते रहेंगे, ठीक है साहब। तो बड़ा सवाल यह है कि जनता पार्टी सरकार, इंदिरा गांधी सरकार, सब लोग फिलिस्तीन के भर भर के समर्थक थे। सब लोग अपनी तरफ से इजराइल को देश के रूप में मान्यता भी देते थे, लेकिन अपनी तरफ से सिंपैथी किसकी तरफ थी? फिलिस्तीन की तरफ थी। और सबके पीछे का बड़ा कारण यह, अंदर से यह भावना कि यदि हमने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया तो कल को कोई हमारे साथ अगर ऐसा करेगा तो कोई हमारे साथ आकर खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया यूक्रेन का जब कन्फ्लिक्ट चला तो यूक्रेन के द्वारा एक पॉइंट बोला गया कि अगर यूक्रेन के केस में रशिया के इन्वेजन को भारत ने विरोध नहीं किया तो कल को अगर भारत और चीन का कोई कन्फ्लिक्ट होता है या फिर चीन के द्वारा भारत के जो हिस्से कब्जे करके रखे हुए हैं उनके बारे में भी भारत को दुनिया का समर्थन नहीं मिलेगा। यह बात बिल्कुल ऐसी ही बात थी। आज जो फिलिस्तीन इजराइल वाला मामला है उसमें भी भारत फिलिस्तीन की तरफ से बात बोलते हुए जो दिखाई दे रहा था वो इसीलिए था कि हम लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे और हम ये मानते थे कि अंग्रेजों से पीड़ित फिलिस्तीन भी है। यहां से अंग्रेजों ने जो हाल मचाए हैं, क्यों ना इन अंग्रेजों से कह के कोई और देश दिलवा दिया जाता, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 1980 के अंदर इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी हटने के बाद फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आती हैं। पहली बार इंदिरा गांधी जी ने फिलिस्तीन के दूतावास को भारत में खोलने की इजाजत दे दी होती है। इतना ही नहीं,
यासर दुनिया के कई देशों में पाबंदियों का जब सामना कर रहे थे, तब 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लीबिया की राजकीय यात्रा के दौरान ट्यूनिस में अराफात के मुख्यालय का दौरा किया था। एक प्रकार से यह समझिए कि भारत के द्वारा यासर अराफात को काफी मदद इंदिरा गांधी जी की तरफ से मिल रही थी। इसका प्रमाण कैसे मिला? इसका प्रमाण मिला 1984 में। कब मिला? तब मिला जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। उस समय पर यासर अराफात के बारे में कहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से रोते हुए दिखाई दिए थे जब वो भारत आए थे। ये एक तस्वीर है 1983 की, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जब वो यहां भाग लेने आए थे यासर अराफात, तो उनके गले में डली हुई मालाओं से आप ये देख सकते हैं कि भारत उनका सम्मान करके भारत की तरफ से फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए तस्वीरें दिख रही हैं। 6 महीने बाद ही इंदिरा जी की हत्या होती है और उस समय यासर अराफात अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सार्वजनिक रूप से रोते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है साहब। इसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार आई। उनका रवैया भी फिलिस्तीन को लेकर वैसा ही था जैसा कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से चला आ रहा था, यानी भारत फिलिस्तीन के साथ है, यह बताता रहा। फिर क्या हुआ? आज तक की स्थितियां कैसे पहुंची भारत फिलिस्तीन को लेकर के ऐसी स्थिति में कि जब आज भारत इंडिया स्टैंड विद इजराइल लिखता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी यह है कि 1990 के अंदर फिलिस्तीन का एक कदम बहुत गलत पड़ गया। क्या गलत पड़ गया? गलत यह पड़ गया कि गल्फ वॉर हुआ था। गल्फ वॉर का मतलब इराक के द्वारा कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। देखिए, आज जब भी आप जब गल्फ देशों की बात करते हैं, खाड़ी देशों की बात करते हैं, तो इराक का तेल भारत में आज भी बड़ी मात्रा में आता है और बिल्कुल जो गल्फ है, उस गल्फ के किनारे पर कुवैत बसा हुआ है। इराक के द्वारा कुवैत पर कब्जा करते हुए उसे भी अपना एक राज्य घोषित कर दिया गया। 7 महीने तक कुवैत पर कब्जा लगभग इराक ने रखा। दुनिया भर के देश इराक के खिलाफ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में भारत भी इस कब्जे के खिलाफ, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया जब कब्जों के खिलाफ है, भारत अब तक फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ क्यों था? क्योंकि भारत को लगता था कि इजरायलियों का कब्जा हो रखा है। ऐसी स्थिति में अब कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया तो भारत अब कुवैत के साथ हो गया, यानी नेचुरली भारत जिसने कब्जा किया उनके खिलाफ था। ठीक है। ऐसी स्थिति में यासर अराफात ने, या ये कहिए कि फिलिस्तीन के द्वारा इराक का समर्थन कर दिया गया। इराक का जब समर्थन हुआ, यहीं से भारत का मत इराक के खिलाफ और फिलिस्तीन के खिलाफ चला गया। यानी अब तक फिलिस्तीन को जो भारत इतनी मान्यता दे रहा था, वो मान्यता पहली बार अरब देशों के अंदर हुए संघर्ष में अब बढ़ चुकी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इराक का फिलिस्तीन को समर्थन, फिलिस्तीन का इराक को जो समर्थन था, वो एक अलग रुख ले चुका था। अरब देशों में ही चूंकि अब लड़ाइयां हो रही थी, ऐसी स्थिति में भारत और इजराइल के संबंधों और भारत और फिलिस्तीन के संबंधों के बारे में सोचने का एक समय दिया। इसी समय पीएम नरसिंहा राव वाली जो कांग्रेस सरकार थी, उसने इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब एक प्रकार से यूं समझिए कि फिलिस्तीन का अपना ही आत्मघाती गोल, जी उसने अरब देशों के युद्ध में अपने समर्थन के लिए किसी का समर्थन कर दिया, बस यहीं से मामला खराब हो गया और भारत ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में काम लिया। और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? अपॉर्चुनिटी ये थी कि हमने इजराइल से कहा कि अब आपके साथ हम पूरी तरह डिप्लोमेटिक, फुल डिप्लोमेटिक संबंध रखेंगे। और ऐसी स्थिति में भारत ने फिलिस्तीन की तुलना में इजराइल को साधते हुए वहां पर अपने दूतावास खोलने शुरू कर दिए, उनके यहां पर स्टाफ बनाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, उनके राजदूत को हमारे यहां रुकने और हमारे राजदूत को वहां रुकने की इजाजत दे दी गई। इसी दौरान यासर अराफात फिर भारत आए, नरसिम्हा राव से मिले और उन्होंने भारत और इजराइल की दोस्ती की बात छेड़ी। तो उन्होंने कहा कि यह दोस्ती फिलिस्तीन के लिए भी जरूरी है। इस मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अराफात ने यही लाइन बोली थी। मतलब समझने का प्रयास करिए। उन्होंने कहा कि हम भारत इजराइल के मुद्दों में कोई दखल नहीं दे सकते, हम भारत सरकार के हर चुनाव का समर्थन करते हैं। यानी जैसे ही भारत ने इजराइल को साधा, अब तक आपको यह बात समझ में आने लगी होगी कि यह वो दौर था जब अराफात लौटकर यहां आए तो उनका मत यही था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत से यह कहा जाए कि आप अपना रुख हमारे प्रति वैसा ही बनाए रखिए जैसा पहले था, हमारे साथ परिवर्तन मत करिए। आप हमारे साथ पहले बहुत अच्छे थे, अब लेकिन करें क्या? चूंकि तुमने गलत सिलेक्शन कर लिया तो भारत ने इजराइल का हाथ पकड़ लिया। अब स्थितियां एक काल ऐसा चला, यानी कि उस 1992 से लेकर 1999 के बीच का काल ऐसा चला कि भारत फिलिस्तीन और इजराइल को एक साथ लेकर चलने लगा। यानी कि जब भी मुद्दा छिड़े तो भारत एक साथ दोनों का नाम ले, इजराइल हाइफन फिलिस्तीन।
इजराइल हाइफन फिलिस्तीन। जब दो देश आप एक साथ लिखेंगे तो आप इस प्रकार से तो लिखेंगे ना कि भाई इजराइल लिख दिया और दूसरी तरफ आपने फिलिस्तीन लिख दिया। तो ये जो हाइफन है ना, हाइफन का मतलब ये हुआ कि हम अब स्वतंत्र रूप से ना तो इजराइल को मान्यता दे रहे थे और ना ही हम फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे थे। हम दोनों मतलब मान्यता दे रहे थे से मतलब है कि ना तो इन्हें प्रायोरिटी दे रहे थे ना इन्हें प्रायोरिटी दे रहे थे, दोनों को साथ लेकर चल रहे थे, दोनों विरोधियों को साथ लेकर। इस थ्योरी को हाइफनेशन थ्योरी भी कहा जाता है, यानी कि भारत दोनों को एक साथ साध रहा था। भारत दोनों को ऐसा दिखाता था तुम भी हमारे लिए जरूरी हो, तुम भी हमारे लिए जरूरी। यदि हमारा कोई नेता इजराइल जाएगा तो फिलिस्तीन भी जाएगा, अगर फिलिस्तीन जाएगा तो इजराइल भी जाएगा। हम हाइफनेशन थ्योरी के अंदर आगे बढ़ रहे थे। कोई बात नहीं साहब, दुनिया इजराइल फिलिस्तीन नीति पर इस हाइफनेशन को बढ़िया तरीके से समझ रही थी कि यार ये दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं। यानी भारत ने कभी भी इजराइल से बढ़कर फिलिस्तीन को और फिलिस्तीन से बढ़कर इजराइल को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया कि यार अब दोनों को साथ लेके चलना है। कोई बात नहीं, समय फिर पलटा। समय आया कारगिल वॉर के समय का, 1999 का। कारगिल वॉर के समय इंडिया ने बहुत सारे लोगों को परजों का मतलब एक तरह से चेक किया कि ये कितने लोग हमारे साथ हैं। कहते हैं ना विनाश काले ही आपको अपने दोस्ती का पता चलता है, विपत्ति के समय ही सच्ची मित्रता का पता चलता है। उस समय भारत ने अमेरिका को भी नापा लेकिन वो धोखा दे गया। भारत ने उस समय इजराइल को फोन किया, अटल जी की सरकार थी, और कहा कि भैया हमें वेपन चाहिए। इजराइल ने बिना किसी देरी के अपने जो इमरजेंसी के लिए बचा के हुए वेपन थे वो सीधे इंडिया को भेज दिए कि आप इन्हें यूज करिए और और जरूरी होगा तो हमें बताइएगा। यानी इजराइल हमारे 1962, 65, 99 हर युद्ध में अपनी तरफ से वेपन दे रहा था कि लीजिए आप वेपन लीजिए। और देखिए आज तक भी हम रूस का क्यों सम्मान करते हैं, क्योंकि इस 1971 के वॉर में रूस ने भारत की मदद करने के लिए अपना जंगी जहाज भेजा था। हम इसलिए आज तक ऑब्लाइज्ड हैं। भारत वो देश है जिसने किसी ने भी इसकी मदद की है तो भारत उसके साथ खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में इजराइल के भारत का साथ आना भारत का इजराइल के प्रति बहुत तगड़ा व्यवहार को मजबूत कर देता है। यानी आज जो अटल जी का वीडियो वायरल हो रहा है वो 1977 का वीडियो है, जिस समय तक इवन 1992 तक भारत फिलिस्तीन को ही मान्यता देता था। इजराइल को हम ये मानते थे कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है, हालांकि देश तो मानते थे लेकिन इनकी वैल्यू नहीं करते थे। 1992 से 99 में दोनों को साथ लेकर चलना शुरू किया। 99 में जैसे ही भारत को यह लगा कि यार इजराइल तो हमारे साथ खड़ा है, और ऐसी स्थिति में भारत का उनके साथ होना भारत में इजराइल के प्रति भाव पैदा कर देता है कि यार ये तो हमारे मतलब उसमें विपत्ति के समय काम आया। हालांकि फिर कांग्रेस सरकार आई, 10 साल तक रही, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, उन्होंने बकायदा भारत की तरफ से प्रॉपर तरीके से फिलिस्तीन का फिर से समर्थन किया गया और कहा गया कि जो पूर्वी यरूशलेम है, यरूशलेम का वो हिस्सा जो अरब की तरफ है, बोले उसको एक तरह से फिलिस्तीन की राजधानी बना दिया जाए। और 1967 के वॉर में जो जिसका बॉर्डर था वहीं पर दोनों देशों का बॉर्डर मान लिया जाए, यानी फिलिस्तीन अलग देश और इजराइल अलग देश। भारत ने अपने द्वारा दोनों देशों को मान्यता देते हुए यह कहा कि अपने अपने बॉर्डर को लेकर चलने दीजिए। लेकिन इन 2 स्टेट सॉल्यूशंस को आज तक कोई मान नहीं रहा है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना एक एंगल लेना शुरू किया। अब इस दौर को थोड़ा सा समझिए। यूपीए गवर्नमेंट का दौर गया, कांग्रेस का दौर गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर आया। इस दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी 2014 के बाद जो भारत ने बड़ा परिवर्तन किया, और वो क्या था? भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का काल चला, शीत युद्ध का काल मतलब कि आप अमेरिका की तरफ हैं कि रशिया की तरफ हैं, अगर आप किसी की तरफ नहीं है तो आप गुट निरपेक्ष हैं। भारत ने एक गुट बनाया था कि अब किसी की तरफ नहीं है, जिसे नाम मूवमेंट कहा जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है। हमने उन देशों को अपने साथ जोड़ लिया कि ना तो आप इस तरफ हो ना आप इस तरफ हो, आप अपनी तरफ हो, मतलब एक अलग झुंड बना लिया था। ऐसी स्थिति में भारत हल्का सा अपना अलाइनेशन अपनी मर्जी से चेंज करता हुआ दिखाई दिया। आवश्यकता पड़ी तो रूस के भी पक्ष में बोलेगा, आवश्यकता पड़ी तो अमेरिका के पक्ष में भी बोलेगा, आवश्यकता पड़ी तो खुद के भी पक्ष में बोलेगा। ऐसा नहीं करेगा अमेरिका ने ऐसा कह दिया तो हम ये नहीं करेंगे, यूएसएसआर ने ऐसा कह दिया तो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो इनके विपरीत बैठेंगे। हमने पहली बार एंगल लेना शुरू किया और इसकी शुरुआत मोदी जी के द्वारा की गई। इन्होंने क्या किया? पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गया और फिलिस्तीन की यात्रा पर नहीं गया। इतना ही नहीं, बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समुद्र तट पर दोनों लोग टहलते हुए दिखाई दिए।
बकायदा प्रॉपर तरीके से वॉक किया। इसीलिए आपने देखा भी होगा इजराइल के चुनावों में नेतन्याहू बकायदा पोस्टर टांगते हैं और अपनी तरफ से बताते हैं कि मोदी मेरे मित्र हैं। इस प्रकार के पोस्टर इजराइल में छपते हैं, लगते हैं जब चुनाव वहां पर होते हैं। नेतन्याहू और मोदी की केमिस्ट्री बहुत मजबूती पकड़ने लगी। जब वो फिलिस्तीन नहीं गए, बिल्कुल पड़ोस की जगह पर नहीं गए, तो दुनिया ने कहा कि अब तक जो हाइफनेशन की थ्योरी चल रही थी 92 से 99 के बीच में कि इजराइल जाओगे तो फिलिस्तीन जाओगे, फिलिस्तीन जाओगे तो इजराइल जाओगे, यह भारत ने तोड़ दी है और इसी काल को डी हाइफनेशन कहा गया। डी हाइफनेशन मतलब हम दोनों को एक साथ साधना बंद कर चुके थे। भारत ने साफ कह दिया हम इजराइल के साथ हैं इन मुद्दों पर, हम फिलिस्तीन के साथ हैं इन मुद्दों पर। तो क्या भारत ने फिलिस्तीन का हाथ छोड़ दिया? नहीं। 2018 में मोदी जी फिर गए और इस बार केवल फिलिस्तीन गए। यहां पर ना केवल इजराइल की यात्रा पहले कर चुके थे, 2018 में बकायदा इंडिया जाता है, मोदी जी खुद जाते हैं और फिलिस्तीन की यात्रा पर जाते हैं। इस बार इजराइल की यात्रा पर नहीं जाते। यानी एक प्रकार से यह स्पष्ट था कि भारत फिलिस्तीन के बारे में भी अपनी राय बदल नहीं रहा है। लेकिन हां, आप दोनों को बराबर नहीं तोलेगा कि इजराइल गए तो फिलिस्तीन जाएंगे, इजराइल बोल रहा है तो फिलिस्तीन बुरा मान जाएगा, फिलिस्तीन बोल रहा है तो इजराइल नहीं। आपके साथ भी यात्रा हुई, इनके साथ भी यात्रा हुई। इस काल को डी हाइफनेशन थ्योरी कहा गया। ठीक है। अच्छा, बकायदा यहां पर मोदी जी ने अपनी तरफ से भाषण दिया। यह रामल्ला के अंदर दिया गया भाषण है। फिलिस्तीन के साथ संबंध, आप में से कईयों के मन में सवाल आएगा फिलिस्तीन गए तो कहां गए? तो देखिए, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीन है आज भी। ये यहां पर जाकर के बकायदा इनसे बातचीत किए, अपनी तरफ से भाषण दिया और कहा कि आप लोगों के संघर्ष की भारत वैल्यू करता है, आपके साथ हम खड़े हैं, जिन जिन मुद्दों पर आपकी मांगे हैं हम उनके साथ हैं। लेकिन चूंकि इजराइल के साथ भी भारत है तो भारत फिलिस्तीन के साथ भी है और दोनों लोग जिस जगह हैं वहीं पर अपनी चीजों को मान लें। यानी कि भारत आज भी अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से गाजा के खात्मे की या वेस्ट बैंक के खात्मे की मांग नहीं करता। इजराइल और फिलिस्तीन के इस पूरे की पूरे बवाल में भारत ने जो विरोध किया है इस दौर में, वो हमास के आतंकी हमले का विरोध किया है। यहां पर यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको जो अच्छे से समझने लायक बात है वो ये है कि फिलिस्तीन में जो पीएलओ है, यानी कि जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासर अराफात वाली, अब वो कहीं गायब हो चुकी है। मतलब उसका इतना प्रभाव नहीं बचा, उसको टेक ओवर कर लिया एक्सट्रीमिस्ट्स ने, यानी हमास के आतंकियों ने। और भारत आतंक के सख्त खिलाफ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में टेक ओवर तालिबान ने कर लिया, ऐसे ही यहां पर टेक ओवर हमास ने कर लिया और हमास के खिलाफ भारत खड़ा है। बोले आतंक के साथ हम नहीं हैं, अगर होते तो हम तालिबान को भी मान्यता दे देते। ऐसी स्थिति में भारत ने इजराइल के केस में जब उस पर आतंकी हमला हुआ तो उसके साथ खड़ा होने का निर्णय लिया और इसके तुरंत बाद जब फिलिस्तीन के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजने की बात आई तो भारत ने इसे गजब तरीके से पैसे भेजे। अब तक लगभग $30 मिलियन हम 2002 से लेकर 2023 के बीच में फिलिस्तीन को अपनी तरफ से भेज चुके हैं और भारत ये पूरा पैसा यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के माध्यम से भेजता है। बकायदा अपनी तरफ से मदद भेजी जाती है। आप देखें 2018 में भी भारत ने $8 मिलियन फिलिस्तीन को भेजे हैं और आज भी जब गाजा के अंदर इस प्रकार की स्थितियां बिगड़ रही हैं तो भारत के द्वारा लगभग 6.5 टन मेडिसिन और 32 टन डिजास्टर रिलीफ का जो सामान है वो गाजा पट्टी भेजा गया है। अब सवाल बना गाजा पट्टी में कहां से भेजा गया है? तो गाजा पट्टी में इजिप्ट के रास्ते, जो सिनाई पेनिनसुला वाला रास्ता है, वहां से राफा करके एक चैनल है, वहां के माध्यम से हमने सामान भेजा। ये हिंडन एयरपोर्ट से हमारा उड़ता हुआ सामान ले जाता हुआ IAF C-70 ग्लोब मास्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इतना माल लेकर के उड़ा है और वहां पर जब हम सेशन कर रहे हैं वहां पर पहुंच भी चुका है अपना माल लेकर के। ठीक है, इजिप्ट के रास्ते होते हुए ये जो राफा चैनल है, राफा क्रॉसिंग है, इजिप्ट से यहां से फिलिस्तीन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन सामान अब भेजा जा रहा है। गाजा पट्टी के अंदर सहायता के लिए सामान भेजा जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन के माध्यम से अपने आप में क्लैरिटी हुई होगी कि भारत फिलिस्तीन को लेकर क्या सोचता है, भारत की सरकार क्या सोचती है और तब से लेकर आज तक हम कैसे सोचते आए हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ जरूर साझा करिएगा। दुनिया भर से भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहां पर भेजी जाएंगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।